नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। एनसीईआरटी किताबों की जो हमने श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज उसमें हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो प्रश्न पेपर आते हैं और उनमें जो प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से ही लिए जाते हैं। अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। इस अध्याय में 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी, किस किस ने भाग लिया था और इसके परिणाम क्या हुए थे, सभी का विस्तार से वर्णन किया गया। यह वीडियो काफी यूजफुल है सभी कंपटीशन के लिए। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिलने लगी थी। कौन सी शताब्दी से? 18वीं शताब्दी से। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? उनकी सत्ता ले रहे थे और उनका शासन खत्म कर रहे थे। इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था कि जिस राजा या राजा के क्या होगा, खुद की स्वयं की पुरुष संतान नहीं होगी तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे राज्य में मिला लेंगे। यानी जो दत्तक पुत्र होगा या जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। तो हम उसको क्या है, शासक नहीं मानेंगे। इस आधार पे इन्होंने काफी रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अब झांसी की महारानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। उनके पति कौन थे? गंगाधर राव। कौन थे? गंगाधर राव थे। बाद में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो महारानी के कोई भी खुद की स्वयं की संतान नहीं थी। एक दत्तक पुत्र था। कौन था? दत्तक पुत्र। उसका नाम क्या था? दामोदर नाम था। दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दामोदर। तो जो महारानी थी लक्ष्मीबाई, वो क्या चाहती थी, कभी जो मेरा दत्तक पुत्र है राजा के मरने के बाद वही क्या करे, राजा मान लिया जाए। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे। तो इनको भी एक मौका मिल गया और इन्होंने भी क्या किया, क्रांति में भाग लिया। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहेब। नाना साहेब ने कंपनी से क्या आग्रह किया कि आप लोग जो मेरे पिता, किसको? बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन देते हो, कल को अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद वो आप मुझे भी दोगे। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, लास्ट पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। इसके बाद हम किसी को पेशवा नहीं मानेंगे। पेशवा का पद क्या है, खत्म कर दिया जाएगा और किसी को भी कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। ऐसे इन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर के साथ भी किया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। अवध जाने वाली कौन सी थी? आखिरी रियासत थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, बाकी को तो किसी को के दत्तक पुत्र नहीं था, उस आधार पे अपने साम्राज्य में मिलाया था। लेकिन जो अवध एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस पर कुशासन का, किसका? कुशासन का आरोप लगाया गया। अंग्रेजों ने क्या किया कि तुम्हें तो शासन करना ही नहीं आता, तो हम बताएंगे कि तुम्हें शासन कैसे करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अवध को अपने अधीन कर लिया। पहले अब क्या किया था, 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई। अब अवध ने सहायक संधि कब की थी? 1801 में। उसके बाद क्या किया, 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कब लिया था? 13 फरवरी। कब लिया था? 13 फरवरी 1856 में इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। और गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। कौन था उस टाइम? डलहौजी ने डल्ली काम किए थे। ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चला जा रहा, इसलिए शासन को सुचारू रूप से करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अंग्रेज क्या बोले अवध को, क्या तुम्हें शासन करना नहीं आता, तो हम क्या है, तुम्हें शासन करना अच्छे से बताएंगे भी कैसे करते हैं। तो इसको अपने प्रभुत्व में ले लिया। अब जो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि जो बहादुर शाह जफर है उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो बादशाह का परिवार अभी कहाँ रह रहा है? लाल किले में रह रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उसे दिल्ली का लाल किला खाली करना पड़ेगा और उन्हें हम दिल्ली में और किसी जगह बसा देंगे। यानी जो राजा है वो तो मर ही जाएगा, उसके बाद चाहे वो कहीं जाओ। और इन्होंने क्या घोषणा कर दी थी कि जो ये बहादुर शाह जफर है वो अंतिम मुगल सम्राट है। इनके मरने के बाद जो राजकुमार है इनके, उनको किसी को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें सिर्फ
राजकुमार के नाम से संबोधन दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होगा। क्या फैसला किया कि बहादुर शाह क्या होगा? आखिरी बादशाह होगा। और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी हम किसी को भी अब आगे क्या नहीं करेंगे, मुगल बादशाह नहीं मानेंगे। और बहादुर शाह के मरते ही आपको क्या है, लाल किला खाली करना पड़ेगा। अब किसान व सिपाही 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए कहां जाना था? समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला। 1824 में क्या आदेश मिला कि आपको कहां जाना है? बर्मा जाना है। भारत का पड़ोसी देश बर्मा, वर्तमान में इसका क्या नाम है? म्यांमार। बर्मा का वर्तमान में क्या नाम है? म्यांमार का। आपको समुद्र के किनारे कहां जाना है? बर्मा में जाना है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जो सैनिक थे बोले हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे, लेकिन जमीन के रास्ते जाने से हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये क्या कहा कि हम समुद्र के मार्ग से नहीं जाएंगे, हम किस रास्ते से जाएंगे? जमीन के रास्ते से जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहते थे समुद्र के? क्योंकि उस समय ये बात प्रचलित थी कि जो समुद्र मार्ग से जाएगा, चाहे हिंदू या मुसलमान, उनका धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस लोग ये समुद्र के रास्ते नहीं जाना चाहते थे। फिर अंग्रेज सरकार ने क्या किया? हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया तो उनको क्या दी गई? सजा दी गई। कहा हम आपको सजा देंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या कर दिया? एक कानून ही बना दिया। कौन सा कानून? 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना की नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप सेना की नौकरी करोगे तो आपको कहां जाना पड़ेगा? समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। क्या कानून बनाना पड़ा? कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। यह शर्त उन्होंने पहले ही रख दी ताकि बाद में कोई भी सैनिक विद्रोह न कर सके। अगर आप नौकरी करोगे तो आपको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। अब अंग्रेज ने क्या किया? जो भारतीय समाज था उसमें काफी सुधार किया। जो सती प्रथा थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी, और जो विधवा विवाह था उनका उन्होंने समर्थन किया और उसके लिए स्पेशल कानून भी बनाया था। लेकिन जो हिंदू लोग थे उनको क्या सोचते थे कि ये हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं और हमें हमारा जो रीति रिवाज है उनको ये बदल के हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए विधवा विवाह अधिनियम 1856 कानून बनाया गया। माफ करना, ये क्या है? 1856 कानून बनाया गया। और यह कानून एकदम सही था क्योंकि हिंदू जो विधवाएं थी उनकी काफी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और सती प्रथा भी एक गलत प्रथा थी क्योंकि इसमें जो पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को उसके साथ में जला दिया जाता था। जबकि पत्नी मरती है तब पति को नहीं जलाया जाता था। पति, कोई भी पति साथ में क्या कहते हैं, वो सती नहीं बनता। तो इस कानून पर क्या किया था? अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी और यह उनका डिसीजन सही था। लेकिन हिंदू लोग थे तो क्या कर रहे थे? कभी वो सोचते थे कि अंग्रेज हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं। और अब वर्तमान में भी सती प्रथा पर रोक है। 1830 में कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। अब 1830 में ईसाई मिशनरियां कौन थी? जो ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। उनको क्या कहा? कभी तुम यहाँ संपत्ति जुटा सकते हो, जमीन खरीद सकते हो और अपने जो भी संस्था है उनका निर्माण कर सकते हो। तो इनके इस बारे में भी इनमें क्या हो गया कि ये क्या कर रहे हैं? यहाँ में क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई बनाना चाहते हैं। अब इन्होंने एक कानून और बनाया। इस कानून से पहले क्या था? अगर कोई हिंदू है तो वो अगर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, क्या स्वीकार कर लेता है? ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है, कौन सी संपत्ति? पैतृक संपत्ति है, उसमें उसको अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन इस कानून में यह चेंज कर दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है
तो वह पुरखों की संपत्ति पर अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। पहले क्या था, पहले ये था कि अगर तुम ईसाई बन जाओगे तो हिंदू धर्म में ये था कभी आपको कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। इससे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अब ये तो क्या थे, इनके सुधार थे। इसके बाद क्या प्रारंभ हो गया था, इन सब जगह राजनीतिक धार्मिक सारे कारण मिल गए थे और मेन कारण क्या था, सैनिक विद्रोह है। और सैनिक विद्रोह हुआ था वो क्या हो गया था, जन विद्रोह है बन गया था। अब नेक्स्ट है मेरठ से दिल्ली तक। अब कहाँ प्रारंभ हुई थी, मेरठ में। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया, बैरकपुर में विद्रोह कर दिया। क्यों किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नई राइफल ली थी, जो पिस्तौल होती है वो, तो उसमें क्या था कि सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है। तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि बोलिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो बाद में अंग्रेजों ने इसने क्या किया, जो अंग्रेज अफसर थे उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। और बाद में जो मंगल पांडे थे उनको फांसी की सजा दे दी गई। कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। अब प्रश्न आता है कि मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था, 29 मार्च को। कहाँ किया था, बैरकपुर छावनी में। अब इनको फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। 3 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं एक लाइन में से। 10 मई 1857 को मेरठ में नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। जो मेरठ में जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, जो नए कारतूस थे उनको उपयोग करने से मना कर दिया। और इससे पहले वाले दिन 9 मई को भी यही बात हुई थी। उन्होंने क्या किया था, मेरठ के 85 उन्होंने क्या किया, क्या मना, इसका कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन पे गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। तो मेरठ में 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया। उन्हें अफसरों का हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सजा भी दे दी। और यह घटना कब की है, 9 मई 1857 की है। यानी जो 85 सिपाहियों ने विद्रोह किया था वो कब किया था, 9 मई 1857 को। फिर बाद में अन्य सैनिकों ने जो बचे हुए थे उन्होंने कब विद्रोह कर दिया, 10 मई को। उनको पता था आज इनको हटाया है, कल को हमें भी तो हटा देंगे अगर हम मना करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन समस्या क्या थी कि कल को अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए तो यहाँ का शासन कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ी इनके सामने समस्या थी। तो इनका इस समस्या का इन्होंने क्या समाधान निकाला कि हम जो मुगल सम्राट है बहादुर शाह, उसको हम अपना क्या करते हैं, नेता चुनेंगे। विद्रोह के बाद सवाल यह था कि अंग्रेजों को का शासन खत्म हो जाएगा तो शासन कौन चलाएगा। सिपाही कांच गए। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि अगर अंग्रेज चले जाए तो वापस कौन आ जाए, मुगल सम्राट हमारे ऊपर शासन वापस से करना प्रारंभ करे और हमारा नेतृत्व करे। मेरठ से कुछ सिपाहियों की टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर बैठकर किसके लिए रवाना होगी, दिल्ली के लिए। पहले अंग्रेज क्या सोच रहे थे, ये मामूली सा सैनिक विद्रोह, लेकिन जब इन्होंने ये दिल्ली पहुंच गए तब इनको पता चला कि इसकी भयावहता क्या है, कि ये कितना बड़ा हो सकता है। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। सिपाहियों ने किसको नेता चुना, बहादुर शाह जफर को, और मांग की कि वे देश के मुखिया जो मुखिया है और शासकों को क्या करे, चिट्ठी लिखे और अंग्रेजों से लड़ने के लिए राज्यों का संघ बनाने का आह्वान किया। बोलिए आप एक ऐसे संघ का निर्माण करो और स्वयं उसके नेता बनो जिससे हमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें शक्ति और सैनिक मिले और हम उनको यहाँ से निकाल फेंके। बगावत फैलने लगी। अब बगावत कहाँ कहाँ फैली, क्रांति का नेतृत्व किस किस शहर में फैला और किस किस ने इसका नेतृत्व किया। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन थे, नाना साहेब, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर लिया और घोषणा की कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के क्या है, गवर्नर है। अब जो पेशवा थे कौन थे, बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। नाना साहेब ने क्या किया था, खुद को पेशवा घोषित कर दिया और क्या किया कि मैं क्या हूं, बहादुर शाह जफर का गवर्नर हूं। अब प्रश्न ये आता है कि कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने। अब नेक्स्ट है लखनऊ की गद्दी से हटाए जाने वाले नवाब वाजिद शाह। लखनऊ से किसको हटाया गया था,
नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, अपने बेटे बर्जिस कदर को नया नवाब बनाया गया। बाद में किसको बनाया गया, बर्जिस कदर को नवाब बनाया गया। नवाब वाजिद अली शाह ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और उनकी माँ बेगम हजरत महल, लखनऊ की कौन हो गई, लखनऊ की कौन है, बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या किया, क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब प्रश्न आता है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने, और लखनऊ से किसने किया है, बेगम हजरत महल ने। 5 जून 1857 को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। कहाँ विद्रोह किया, झांसी में। कब किया, 5 जून को। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। अब झांसी में विद्रोह कब हुआ, 5 जून को। किसने किया, महारानी लक्ष्मीबाई ने। और इनका साथ किसने दिया, तांत्या टोपे ने। तांत्या टोपे कौन था, नाना साहब का सेनापति। ये 4 प्रश्न इस एक लाइन में से बन गए हैं। तो ये पूरा चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें और जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में एक घंटी बनी हुई है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइए, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मांडवा क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी। अब राजगढ़ की रानी कौन थी, अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। कितने सैनिकों की, 4000 की। और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, तो जो राजगढ़ की रानी कौन थी, अवंतीबाई लोधी थी, उसका जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया। तो फिर इन्होंने भी क्या कर लिया, विद्रोह कर लिया। प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश के मांडवा क्षेत्र की रानी कौन थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, अवंतीबाई लोधी। अब बेगम हजरत महल होगी झांसी की रानी, उनको तो सभी जानते हैं लेकिन ये नाम बहुत कम आगे आया हुआ है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अवंतीबाई लोधी कहाँ की थी, मध्य प्रदेश के मांडवा क्षेत्र के राजगढ़ की रानी थी। 6 अप्रैल 1857। अब जो अंग्रेज एक अधिकारी है तो वो इतना घबरा गया था कि इसने एक पत्र लिखा था और उसमें इसके भय का पता चलता है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। क्या टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसके अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया गया। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए, यानी कभी विद्रोह कहीं हो जाता, कभी विद्रोह कहीं हो जाता और बार बार लड़ाई से हम क्या है, थक गए हैं। एक एक गांव में हमारे खिलाफ है, कि प्रत्येक गांव क्या हो गए, हमारे खिलाफ हो गए हैं। जमींदार भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। यह पत्र किसने लिखा था, टाइटलर ने लिखा था। और किसको लिखा था, अपने कमांडर इन चीफ को लिखा था। अब एक फैजाबाद एक स्थान था, उसमें एक मौलवी रहते थे। उन्होंने क्या भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का शासन समाप्त होने वाला है। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म होने वाला है। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती थी। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली थी। इन्होंने क्या किया, एक समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली थी और उनके साथ लखनऊ चले गए थे। फिर जब लखनऊ में भी विद्रोही कौन आ गए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये कहाँ के थे, फैजाबाद के थे। और बाद में अपने समर्थकों की विशाल सेना जुटा के कहाँ चले गए थे, लखनऊ में चले गए थे। अब बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बरेली के सिपाही बख्त खान। बरेली में कौन था, बख्त खान था। उन्होंने जो लड़के थे उनकी एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली के लिए कूच किया। अब प्रश्न आता है, बरेली में नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान से। बै से बरेली, बै से बख्त खान। ये छोटी सी ट्रिक होगी, आप इसको याद रखना। अब बिहार के आरा नामक स्थान पे, किस नामक स्थान पे, आरा नामक स्थान पर एक पुराने जमींदार कौन था, कुंवर सिंह ने भी विद्रोह किया, विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। अब कैसे पूछा जाए कि सबसे जो
विद्रोह किया था उसमें सबसे बड़ी उम्र के कौन थे? कुंवर सिंह थे। कम से कम इनकी 80 साल से इनकी उम्र थी। अब प्रश्न ये आता है कि आरा के विद्रोह में किसने भाग लिया था? कुंवर सिंह ने। और प्रश्न ऐसे भी आता है बिहार में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। और आरा में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कई बार आरा से पूछा जाता है और कई बार बिहार के नाम से भी इसको पूछा जाता है। अब क्या किया कंपनी ने? सब जगह विद्रोह हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे एक एक को वापस अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर लिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। कब चले गए थे क्रांतिकारी? 10 मई को दिल्ली में चले गए थे। और क्या किया था? बहादुर शाह को अपना नेता स्वीकार कर लिया था। 10 मई के गए थे और सितंबर लगभग 1 वर्ष के बाद में इन्होंने क्या कर लिया? दिल्ली पर दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। अंतिम बहादुर शाह जफर, अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। और उनके जो बेटे थे उनको क्या किया? उनके सामने ही गोली मार दी कि कल को आज इन्होंने परेशान किया है, कल को इनके जो बेटे हैं वो परेशान करेंगे। और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को, अब प्रश्न आता है बहादुर शाह की पत्नी का नाम क्या था? बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया था। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। अब 1862 में बहादुर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? रंगून जेल में। अब दिल्ली में फिर नेतृत्व कौन आ गया? बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल। और लखनऊ की कौन थी? नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अब नेक्स्ट है मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब मार्च 1858 में किसने क्या कर लिया? अंग्रेजों ने वापस इस पे अधिकार कर लिया। अब जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें युद्ध में मार दिया गया। तो झांसी की महारानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। उनका साथ किसने दिया था? तांता टोपे। तांता टोपे कौन थे? नाना साहब के सेनापति थे। उन्होंने क्या किया था? युद्ध में इनके साथ भाग लिया था और रानी लक्ष्मीबाई 1858 में युद्ध में मारी गई और ग्वालियर में इनकी समाधि भी बनी गई। ग्वालियर का है एमपी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी। राजगढ़ क्षेत्र की कौन थी? अवंतीबाई लोधी ने शुरुआती तौर पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी युद्ध में अपनी सेना ये अंग्रेजों से घिरी हुई पाई गई और बाद में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए क्या हो गई? शहीद हो गई थी। इन्होंने क्या किया था? 4000 सैनिक इकट्ठे किए थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने इनका जो राज्य था अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे थे। तो नाना साहब के सेनापति कौन थे? तांता टोपे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था। बाद में क्या किया था? इन्होंने आदिवासी किसानों की सहायता से कौन सा युद्ध चलाया था? छापामार युद्ध चलाया था। और ये युद्ध पत्ती किसकी थी? महाराणा प्रताप की थी। छापामार युद्ध में क्या होता है? ये छिप के आक्रमण करते हैं, पहाड़ों के पीछे उनके छिप जाते हैं और जो नीचे सैनिक होते हैं उन पे ये आक्रमण कर देते हैं। और जो तांता टोपे है वो 2 बार राजस्थान में भी आए थे, लेकिन उन्हें उचित सहयोग नहीं दिया था यहाँ के शासकों को, तो यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। अवध के चीफ कमिश्नर, अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? हेनरी लॉरेंस लखनऊ के रेजिडेंसी में विद्रोहियों की गोलियों से मारे गए। तो अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? हेनरी लॉरेंस था। और वहां उन्होंने क्या किया? विद्रोहियों की गोली से ये मारा गया था। अब क्रांति होगी। क्रांति के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों को पता चल गया कि जो हमारी पुरानी नीतियां हैं उसके आधार पर हम शासन नहीं चला सकते, तो इन्होंने काफी बदलाव किए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ये लेकर अधिकार किसको दे दिया? जो ब्रिटिश महारानी या राजा थे उसको ये अधिकार दे दिया कि अब आप शासन कौन चलाओगे? आप लोग चलाओगे, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। क्यों नहीं चला सकते थे? क्योंकि उन्हीं के कारण तो ये क्रांति हुई थी। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित है। अब क्या क्या बदलाव किए? ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसको दे दिए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पहले कौन संभालता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन संभालेगा?
जो ब्रिटिश सम्राट है वो ये सारे मामले देखेगा। कभी दोबारा कभी ऐसे भविष्य में युद्ध की स्थिति या विद्रोह की स्थिति न हो। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसके एक सदस्य को क्या बनाया, भारत मंत्री बनाया गया। उसे शासन के से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए परिषद का गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या ओहदा दिया गया, वायसराय बनाया गया। पहले क्या था, गवर्नर जनरल। अब प्रश्न आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। और बाद अब प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम वायसराय, तो वायसराय भी कौन था, कैनिंग ही था। और इसने जो इसकी महारानी ने जो घोषणा की थी इसने स्वयं ही पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, इलाहाबाद दरबार में इसको पढ़ा था और खुद ही पढ़ा था। बोले अब इस पद को चेंज कर दिया गया, अब क्या बना गया, दिया गया है वायसराय बना दिया गया। और वायसराय का क्या अर्थ था कि इंग्लैंड के राजा और रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। जो वायसराय है वो क्या है, राजा और रानी का निजी प्रतिनिधित्व है। यानी आप ये मान के चलोगे कि यहाँ रानी शासन कर रही है। अब नेक्स्ट है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो पहले इन्होंने रियासतें हड़पी थी, अब उनको क्या विश्वास दिलाया गया है कि हम आपको दोबारा हमारे साम्राज्य में शामिल नहीं करेंगे। और उनको अपनी रियासतों में अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को भी सौंपने की छूट दे दी गई। सबसे पहले मेन समस्या यही थी कि जब ये कानून बनाया कि किसी दत्तक पुत्र को नहीं लिया जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई ने भी तो इसी आधार पर विद्रोह किया था। अब जो नाना साहब थे लखनऊ कानपुर के, उन्होंने भी इसी आधार पर किया था, कभी हमारे दत्तक पुत्र है मेरे को भी पेंशन दी जाए। लेकिन उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे। और बाद में क्या कर दिया, दत्तक पुत्र को भी शासन सौंपने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया। जब क्रांति हुई थी तो क्या था, जो अंग्रेज सैनिक थे वो तो कम थे सेना में, और जो भारतीय सैनिक थे सब सर्वाधिक संख्या उन्हीं की थी। अगर ये सैनिक जैसे राजस्थान में विद्रोह किया था तो ये भी दिल्ली की तरफ गए थे, और दिल्ली की तरफ न जाकर ये कहाँ जाते, अजमेर में जाते। अजमेर में क्या था, इनका अंग्रेजों का शस्त्रागार था। अगर उसको लूटते तो क्रांति का नक्शा और ही कुछ होता। लेकिन ये कहाँ चले गए थे, ये दिल्ली चले गए थे। अब बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों, पठानों से भी ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी अब हम किसको लेंगे, जो गोरखा है, सिख है, पठान है, उनको हम शामिल करेंगे, न कि ये जो मध्य बिहार के थे उनको हम शामिल नहीं करेंगे। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज सोचते थे कि यह विद्रोह किसने किया है, मुसलमानों ने किया है। तो इनको क्या करने लगे, संदेह की दृष्टि देखने लगे, और इनकी जो जितनी संपत्ति थी वो सब हड़पने लग गए थे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर दी गई। क्यों की थी, क्योंकि अंग्रेजों को संदेह था कि संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह इन्होंने ही खड़ा किया, कि नहीं ये विद्रोह, क्योंकि नेता किसको बनाया था, बहादुर शाह जफर को बनाया था। तो बहादुर शाह जफर क्या थे, मुसलमान थे। तो इनको क्या लगता है कि यह विद्रोह किसने खड़ा किया है, कि मुसलमानों ने ही इसको खड़ा किया है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। जैसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी, विधवा विवाह का समर्थन किया था, अब ये क्या कह रहे हैं, हम ऐसे किसी भी जो सामाजिक रीति रिवाज है उनका हम सम्मान करेंगे और हम ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। जो भूस्वामी और जमींदार थे उनके लिए क्या कर रहे, स्थायित्व दे दिया कि भाई अब इससे जो आपकी जागीर है उसके स्थायी जमीन ये आपकी ही रहेगी, उनको ये अधिकार दे दिए गए। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अब इसमें एक दे रखा है नोट बना के, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। प्रश्न आता है कि दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था, भगत सिंह ने। और भगत सिंह के साथ उस समय कौन था, बटुकेश्वर दत्त। जो बटुकेश्वर दत्त इन्होंने क्या कर ली, खुद ही आत्महत्या कर ली।
और जो भगत सिंह हैं उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और बाद में क्या किया, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। अब नेक्स्ट है परम शांति के लिए एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। अब ये इसमें एक बॉक्स बना के एक लिखा हुआ है कि जब 1857 में भारत में क्रांति हो रही थी उस समय चीन में भी एक विद्रोह हुआ था जो ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैल रहा था उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया था। किस कहाँ हुआ था, दक्षिणी चीन में। यह विद्रोह 1850 से शुरू हुआ और 1860 के मध्य यानी 10 वर्षों तक यह चला। नेक्स्ट है होंग जिंगकुओंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्णिम साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह कहा जाता है। यानी जो गरीब मेहनतकश वाले थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। जितने भी विद्रोह हुए हैं किसने किए हैं, जो गरीब लोग थे जिनका शोषण होता था उन्हीं ने सब जगह विद्रोह या क्रांतियां की है। होंग जिंगकुओंग के ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियस वाद और बौद्ध धर्म आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। अब चीन में कौन था, होंग जिंगकुओंग था। इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म अपना लिया और जो चीन का मूल धर्म क्या था, कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध धर्म का इन्होंने क्या किया, विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को मान्य माना जाए। ताइपिंग जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे कि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जाए जहां किसको माना जाए, ईसाई धर्म को माना जाए। अब ईसाई धर्म में इसमें क्या है कि सभी समान है, इनमें कोई छुआछूत और वो जात पात नहीं है, न ही स्त्री पुरुष का इनमें भेद है। जहां किसी के पास वो कह रहे थे कि जहां किसी के पास निजी संपत्ति न हो, जहां सामाजिक वर्गों जैसे स्त्री पुरुषों में कोई भेद न किया जाए, हम एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन और गुलामी पर पाबंदी होनी चाहिए। यानी ताइपिंग जो विद्रोह था इन्होंने क्या किया था, जो स्त्री पुरुष का भेद है उसको समाप्त करना चाहिए और जो नशीले पदार्थ है उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस अध्याय में इतना ही। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि बरेली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि बरेली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।